अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। कहते हैं कि अकेला चना कभी भांड नहीं फोड़ता, लेकिन आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने अकेले ही एक कम्युनिटी को सुधारने का बीड़ा उठाया। केरल के कोट्टायम ज़िले से बिहार तक का सफ़र और बिहार की सबसे उपेक्षित जाति मुसहर समुदाय को सुधारने में इनका बड़ा योगदान है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिन्हें बिहार की जाति और मुसहर समुदाय के लोग, उसके अलावा और लोग भी साइकिल वाली दीदी या सुधा दीदी कहकर बुलाती हैं। आपको पद्मश्री व जमनलाल बजाज जैसे प्रतिष्ठित सम्मानों से भी सम्मानित किया गया। तो सुधा दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास बातचीत में। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि केरल के कोट्टायम ज़िले से बिहार आने के बाद सुधा वर्गीज़ नाम की एक लड़की सुधा दीदी बनती है, तो इसके पीछे की कहानी क्या है? मैं 16 साल की थी जब मेरा घर छोड़ के कोट्टायम जिला से बिहार आए। उसके पीछे की मुझे जो प्रेरणा मिला वही है कि हम 8th क्लास में पढ़ रही थी, तो मुझे कुछ मैगज़ीन में देखने के लिए चित्र मिला, कुछ लिखा हुआ था बिहार में गरीब की स्थिति यही है। वे लोग रोड बगल में झोपड़ी में रहते हैं, उसके बच्चे रोड पे घूम रहा है, गाड़ियाँ पार कर रही है, उनका क्या होगा? उनको रहने का जगह भी नहीं, खाने के लिए कितना होगा उस अनुमान कर सकते थे। लेकिन इतनी गरीबी कैसे बिहार में है और ये गरीब कौन है? ये सवाल मुझे बार बार भीतर से तंग कर रहे थे। तो मैं तय किया कि मैं बिहार जाऊंगी और जाके अपने से देखेंगे, अब देख करके उसमें वो गरीब के लिए कुछ भी कर सकते हैं तो मैं भी वो मेहनत से जुड़ करके उनको मदद करेंगे। तो यही मुझे बिहार ले आए हैं। आप 16 साल की उम्र में बिहार आई हैं, तो बिहार आने से पहले कोई ऐसी याद जो केरल की? मैं मेरे घर पे सबसे बड़ी बच्ची थी और मेरे माँ बाप बिल्कुल नहीं चाहते थे कि हम बाहर जाए। 10वीं क्लास पास होने के बाद मैं बोला मैं इधर नहीं रहूँगी, मुझे जाना है। तो वे लोग बिल्कुल तैयार नहीं थे हमको बाहर भेजने के लिए, क्योंकि मेरे पिताजी बोला तुमको जितना पढ़ना है तू पढ़ो, लेकिन इधर ही रह के पढ़ो, इधर केरल में कोई जगह पे जाना है तो जाओ पढ़ो। लेकिन हमको केरल में कोई जगह पे जाना की इच्छा नहीं थी। तो घर में एक तरह से एक ऐसा माहौल हो गया कि हम उन लोगों को ज़बरदस्ती हमको बाहर जाने का अनुमति के लिए मैं इन लोगों को तंग कर रहे थे। तो मेरा नाना घर पे आ गया, उनको पता चला कि हम बाहर जाना चाहते हैं, तो हमसे बात किया, बातें समझे और उसके बाद उनको बात समझ में आया कि मैं सही में बाहर जाना चाहते हैं और उसका कारण भी यही है, गरीब के कहानी सुन के या देख करके। तो वे लोग मेरे पिताजी और माँ से बोला इनको जाने दीजिए, यदि उधर वो नहीं कर सकती है कुछ और उधर रहना मुश्किल हो जाएगा तो वापस आएगी, उसको जाने दीजिए। तो वही अच्छा है बोल करके फिर हमको अनुमति मिला उधर से आने के लिए। तो वो एक मेरे लिए एक हमको लगा कि अच्छा शुरुआत है, इधर आके हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। अच्छा दीदी, आप बिहार, चूँकि उस वक्त पहली बार बिहार आई थी आप, तो यहाँ के बारे में आपको ज़्यादा कुछ मेरे ख्याल से मालूम नहीं होगा ना। तो उस वक्त कौन कौन सी परेशानियाँ आपको वैसी
सामने आई? ओ मैंने ऐसा तो बहुत दिलचस्पी और सब ले करके मैं आई पहुंची। उसके बाद हर चीज़ मेरे लिए एक चुनौती था। जी। खाना खाने के लिए बहुत अलग अलग चीज़ से थे। जैसे कड़ू तेल मैं ज़िंदगी में कभी देखे नहीं है, ना उसका महक सुन के मुझे पसंद नहीं आया। और कड़ू तेल हुआ, सब चीज़ में अलग, सब्जियां भी बहुत अलग था। जी। और मैं कभी पूड़ी और वो सब का मेरा ये नहीं था। रोटी मैनेज करते थे, लेकिन और चावल बहुत खाते थे, इधर बहुत लोग खाते हैं। तो कई चीज़ से फिर मैं मीट नहीं खाती थी, मैं खूब मछली खाती थी, वो मछली नहीं मिल रही थी। तो हर तरह वो खाना पीना की बात हुआ। भाषा, मुझे हिंदी बोलना ठीक है, हिंदी मैं सेकंड लैंग्वेज के रूप में हाई स्कूल में पढ़े है, लेकिन बोलचाल में हिंदी कमज़ोर थी। इंग्लिश बिल्कुल नहीं आते थे बोलने के लिए। तो अच्छा हुआ वे लोग हमको एक इंग्लिश हिंदी पढ़ने का क्लास में जाने के लिए दिया। तो मैं पढ़े हैं और वो प्रॉब्लम करीब करीब हो गया। तो फिर लोगों का जो रहने का, रहन सहन का तरीका, उनकी भाषा, मुझे हिंदी, शुद्ध हिंदी बहुत कम लोग बोलते थे। तो वो सब लेकर के मेरे लिए बहुत चुनौती था, परेशानी थी। लेकिन मैं तय करके आया कि मुझे इधर रहना है और मैं इधर ही रहूँगी। जो जो प्रॉब्लम है उसको देखेंगे कैसे मैनेज करेंगे। तो ये वो सन याद है आपको, किस ईयर में आप बिहार आई? 65 में। 65 में, और आज 2025 है। इतने वक्तों से आप बिहार में ही हैं, आप काम कर रही हैं। तो आप जब पहली बार बिहार आई तो मुसहर कम्युनिटी जो है उसमें आपने कौन सी ऐसी चीज़ देखी जिसके लिए आपको काम करने के लिए इंस्पायर किया? देखिए, मुझे ये जाति के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। अच्छा। केरल में जाति से उतना ज़्यादा ये नहीं रहता है। केरल में यही है, हिंदू है, मुस्लिम है, ईसाई है, बस। तो इधर बहुत जातियाँ हैं। तो जाति के बारे में मुझे धीरे धीरे समझना पड़ा। और हम कहीं पर पढ़े हैं, सबसे गरीब वही है मुसहर जाति। अच्छा। हाँ, जहाँ भी हम गांव में गया या कहीं पर गए, मैं देखते थे जो पिक्चर मैं देखा वो मैगज़ीन में शुरू में, वैसा कोई है एकदम बहुत ख़राब सा कपड़ा पहने हुए गरीब और उस सब। लेकिन किसी को ऐसा उतना इसमें हम नहीं देखे। लेकिन एक जगह पे हम गए तो देखा 2-3 महिलाएं जो बहुत ही गरीब है, कपड़ा ढंग से नहीं पहनते हैं, और उनके साथ जो बच्चे हैं वो भी निहाना उहाना वो सब नहीं है। तो मैं उन लोगों से थोड़ा सा बात किए, वे लोग कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ है, क्या है, कहाँ रहते हैं। तब उन लोगों से मुझे पता चला कि वे लोग मुसहर जाति के थे। पहले मैं उन लोगों से भेंट किया तो मैं पूछा इधर से कितना दूर है आपका घर? तो वे लोग बोले नहीं, उधर से थोड़ा पहाड़ चढ़ के जाना है। तो वे लोग दूसरे दिन भी, फिर जब हम गाँव गए दूसरे दिन भी उनसे मिलने का मौका मिला। तो बात ऐसे चले। तो जब वे लोग बोले हमसे आप आइए, थोड़ा सा ऊपर चढ़ना पड़ता है, आइए। मैं तो 16 साल से, अभी लगता है 18 साल हुआ होगा, मुझे चढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं था। मैं जाके देखा कैसे उनका रहन सहन का था। तो सच में वे लोग बहुत ही गरीब, उनको रहने का जगह भी बहुत सीमित था, झोपड़ी। तब हमको, मेरा मन में जो बात थी, वो गरीब के साथ मैं एक काम करूँगी, मेरा जो कुछ, मेरा समय सब कुछ उनके लिए देंगे, वो बात पक्का हो गया। तो उधर से जहाँ जहाँ हम जाए हम देखते थे, खोजते थे यही समाज को। काफ़ी समाज मुझे देखने के लिए मिला। फिर हम सेटल डाउन किए
और मुझे लगा सबसे इनके साथ जुड़ने का सबसे आसान तरीका था बच्चों के साथ जी। रहना, समय बिताना, खेलना, गाना। फिर धीरे धीरे उनको कुछ स्लेट वगैरह का इंतज़ाम करके पढ़ाना शुरू किया। तो इससे मैं एक रास्ता चुन लिया। तो इसी दौरान नारी गुंजन की शुरुआत हुई या ना, उधर काफ़ी दिन हम इस तरह से बच्चों के साथ फिर महिलाओं के साथ ये सब करके ये तो एक गांव हुआ। फिर हमको दूसरे दूसरे गांव वे लोग बोले थोड़ा इधर से उधर जाएगा, वे लोग हमको पहुंचाए हैं। वैसे मैं 2-4 गांव से परिचित हुआ और उन लोगों के साथ भी बच्चों को मेरे साथ पढ़ाने के लिए, खेलने के लिए सब लोग ले गए। वैसे जब हमारे पास 5-8 गांव थे तो काफ़ी महिलाएं भी थी और उस सब हमको समझ में आया कि इन महिलाओं के साथ भेदभाव करते हैं और कभी कभी इनके साथ अत्याचार करते हैं। कभी एक दो रेप केसेस भी सामने आए। हाँ, तब हमको समझ में आया कि इनके साथ काम करने की ज़रूरत है। तो वैसे हमारा काम थोड़ा और महिलाओं को जोड़ करके हम करना शुरू किया। तब धीरे धीरे मुझे लगा इनके साथ जो भी हिंसा होता है, अत्याचार होता है, खास करके सेक्सुअल हैरेसमेंट, इस सब के लिए थोड़ा कोर्ट भी जाना पड़ता है। तो मैं तय किया कि मैं लॉ भी सीखेंगे। अच्छा। तो मैं लॉ पढ़े हैं, तो मैं अपने इन लोगों का केस लेना शुरू किया। अभी आपके बारे में मैं पढ़ रहा था तो मुझे पता चला कि दिल्ली में 2012 में जो निर्भया रेप केस हुआ था, मामला हुआ था, तो निर्भया रेप केस वाला जो मामला हुआ था दिल्ली में, तो उसमें आप बहुत मुखर होकर सामने आई थी। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि औरतों के खिलाफ जो हिंसात्मक जो भावनाएं हैं, इसको रोकने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं? इसको रोकने के लिए कभी देखिए, सबसे पहला रेप केस में जो लेकर के थाना गया, हमारे लोगों को मालूम नहीं था, महिलाओं को मालूम नहीं था कि रेप एक क्राइम है। तो आज उसकी बेटी के साथ हुआ तो क्या करे, अभी हो गया तो हो गया और क्या करें, वही उनका एटीट्यूड था। तो आज इनके साथ हुआ तो कल इनके साथ होता था और परसों इनके साथ होता था, तो सबको ही चुपचाप से अभी हो गया, क्या करें। तो मैं उनको बोला नहीं, चुपचाप से रहने से ही रुकेगा नहीं, इसके बारे में हम लोगों को कोर्ट माने पुलिस थाना जाके केस करना। तो वो लोग बोला थाना कभी नहीं जाएंगे हम लोग, पुलिस बड्डी मार मारता है। ऐसे नहीं, मेरे साथ चलिए, पुलिस आपको नहीं मारेंगी। तो इतना बहुत 2-3 दिन पीछे पड़ने पर फर्स्ट रेप विक्टिम को लेकर के हम थाना गए। 2-3 महिलाएं तैयार हो गई मेरे साथ चलने के लिए। पुलिस उतना सहयोग नहीं किया। पुलिस बोला कहाँ है, किसके साथ रेप हुआ? तो हम बोले ये बच्ची के साथ। तो बोला इतना गंदा कपड़ा पहने हुए लड़की के साथ कोई रेप करेगा? वो तो हो गया, मुझे मेरा पूरा समझिए आसमान गिर गया। ऐसे नहीं, क्या बात बोल रहे हैं, रेप तो रेप है, वो कपड़ा देख करके रेप नहीं होता है। तो उनके साथ बहस करते करते फिर हम बोले हम इधर ही बैठेंगे, जब तक आप केस रजिस्टर नहीं करेंगे हम इधर ही बैठेंगे। तो हम लोग 1 घंटा और बैठे बाहर। तो फिर वो बुलाए भीतर, तो हम उधर भी वही बात बोले, जब तक आप केस रजिस्टर नहीं करेंगे हम लोग छोड़ेंगे नहीं, हम लोग जाएंगे नहीं। अंत में वो लोग केस रजिस्टर किया। व्हाट वाज माय फर्स्ट रेप केस। उसके बाद ये लोग उसको अरेस्ट नहीं किया। तो वो यादव कम्युनिटी था जो जहाँ का लड़का इनके साथ रेप किया। तो यादव का बीच में ऐसा एक यूनिटी है, मुसहर को दबाना बहुत आसान है, वो लोग करते थे। तो उसी के लिए भी बहुत हम लोगों को ये देखना, हमेशा धमकी देते थे, घर जला देंगे, झोपड़ी उजाड़ देंगे, ये वो। तो महिलाएं भी बोलने लगा, देखिए हम लोग चुपचाप से रहते तो ये सब नहीं होता था।
तो उनको फिर से हम बोले देखिए एक बार रुकेगा तो रुक गया, कैसे कैसे हम लोग फिर उसका अरेस्ट हो गया, फिर वो जेल गया। वैसे हमारा थोड़ा सा शांति मिला, नहीं तो एक एक रेप केस के लिए वे लोग मेरे पीछे पड़ते थे, हमको जान मारने के लिए। अच्छा, आपको धमकी भी? हाँ, हमको भगाने के लिए उधर से। बोला इसके पहले इधर कोई दिक्कत नहीं था, यही आकर के ये सब करा रहे हैं। तो हमको वो लोग बोले नक्सलाइट है, इसको भगाओ इधर से, नक्सलाइट है, जवान लड़की अकेले आके रहते हैं, नक्सलाइट है तब न इसको इतना हिम्मत है, उसको इधर से भगाना है। तो वे लोग हमको उधर से भगाने का चक्कर में था। अच्छा। तो बहुत हमको शुरू में दिक्कत हुआ, लेकिन हम महिलाएं हमको थोड़ा हिम्मत देते थे तो उनके साथ आगे बढ़े। तो मैम आपकी जो संस्था है नारी गुंजन, वो हम 1987 में शुरू किया। 1987 में आपने शुरू किया, तो कितनी लड़कियों तक आप पहुंच पा रही हैं इस समाज की? हो लड़कियां हमारे, सबसे पहला मेरा मुद्दा है शिक्षा जी। तो अभी मेरा 2 हॉस्टल्स है, एक दानापुर में, अच्छा। पटना जिला, एक बोध गया में। जी। तो दानापुर में 150 लड़कियां हैं और बोध गया में 100 लड़कियां हैं। अच्छा। तो ये इतनी लड़कियां 250 लड़कियां हॉस्टल में हैं। बाकी मई हर मुसहर टोला में शिक्षा का केंद्र खोले हैं। अच्छा। 40 बच्चा है तो केंद्र खोलेंगे, उनको पढ़ने का सब सुविधा देंगे, कॉपी पेंसिल किताब सब कुछ देते हैं। और वे लोग पढ़ना शुरू किया, आराम से अभी पढ़ते हैं। तो मेरे पास करीब 3000 बच्चे हैं जो हॉस्टल के अलावा पढ़ रहे हैं, लड़का लड़की बिहार में या सिर्फ पटना में? पटना, छपरा, गया, 3-4 जिला में। 3-4 जिलों में 4000 के करीब जो है बच्चे आपके पास हैं। ओके। तो गया में जो आपका हॉस्टल है खुला है, तो मैंने पढ़ा है कि वो नीतीश कुमार ने आपको आह्वान किया था कि आप ये इस तर्ज पर खोलें। या सही में दोनों हॉस्टल नीतीश जी बहुत सोच समझ करके दिया, क्योंकि वो जानते हैं हम लोगों के साथ काम करते हैं और काम ठीक ठाक से करते हैं, इसलिए नीतीश जी दिए। तो बाद में बिहार में हर जिला में खोलने वाली बात हुआ तो नीतीश बोला नहीं, अभी 2 है, 2 जगह पर है, वो उतना में रहने दीजिए। मतलब अच्छा से चल रहा है तो चलने दीजिए। तो अच्छा मैम, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सिर्फ मुसहर कम्युनिटी पर ही फोकस्ड है या और जो दीगर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है उन पर भी काम किया जाता है? मैं शुरू में सब दलित के साथ काम करते थे, सारे दलितों के बीच में। धीरे धीरे हम देखा सारे दलित, जैसे चौधरी हुआ, पासवान हुआ, रविदास हुआ, सबको ये थोड़ा पढ़ना शुरू किया। उनके पास थोड़ा सा ज़मीन है तो वो आगे बढ़ना शुरू किया। मुसहर जाति जहाँ है उधर ही बैठे हैं, आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं है उनको, पढ़ाई के लिए भी दिक्कत है। तो मुझे लगा कि हम सबों को लेके चलने से अच्छा है हम इन लोगों के साथ मेहनत करेंगे और काम करके इनको थोड़ा साथ ले करके चलेंगे। इसलिए हम सिर्फ लिमिट किए, सिर्फ मुसहर के साथ काम, क्योंकि काम करने का मतलब है आपके पास पैसा भी चाहिए। अभी उस समय मान लीजिए मेरे पास 200 लड़कियां बच्चे थे, मुसहर जाति का 200, उसका 400, तो 600 के लिए हमारे पास पैसा भी नहीं था। तो हम अपने को लिमिट किया कि हम इन लोगों के साथ आगे बढ़ेंगे। तो अभी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कितने वॉलंटियर्स हैं जो काम कर रहे हैं? मेरे हर टोला में कुछ लड़के लोग हैं जी। मैं नौजवानों के साथ काफ़ी समय देता है, काम करते हैं। तो वे लोग कोई भी प्रोग्राम है तो वे लोग मदद करते हैं। लेकिन रेगुलर टीचिंग का काम करते हैं तो उसको हम कुछ पैसा देता है, क्योंकि उनका भी तो परिवार ऐसा ही है।
मैम आपको लोग साइकिल वाली दीदी कह के बुलाते हैं तो इसके पीछे की क्या कहानी है? देखिए, मैं एक गांव से दूसरा गांव, दूसरे गांव से तीसरा गांव, उधर सब जाकर के महिलाओं के साथ बैठक करते थे, क्योंकि जब तक महिलाएं इसमें साथ नहीं देंगे बच्चे पढ़ने के लिए नहीं आएंगे। तो और महिलाओं को भी जागरूक करना जरूरी है, नहीं तो अत्याचार सहेंगे चुपचाप से, बोलेंगे नहीं। तो मैं हर दिन निकलते थे, महिलाओं के साथ बैठक करते थे। तो गर्मी के समय इधर से निकल के धूप में चलते चलते उधर चलो, फिर खेत काट के कोना कोनी करके चलो, चलते चलते उधर पहुँचते मुझे थकावट से नींद आती थी। तो महिलाएं बोले, हाँ देखिए ना बेचारी दीदी थक गई, ऐसे वे लोग कुछ कमेंट करते थे। तब हम सोचे सही में पैदल आते आते हम थक जाते हैं, तो हम एक साइकिल खोजना शुरू किया। तो हमको कोई एक साइकिल दे दिया, उसका पुराना साइकिल था। पहले ही मुझे मालूम था साइकिल चलाना, लेकिन बीच में काफ़ी दिन से छूट गया था। तो फिर मैं प्रैक्टिस थोड़ा किया तो वो आ गया, और मैं साइकिल चला के जाने लगा। तो वो एरिया में सब कोई साइकिल नहीं चलाती थी, कभी देखे नहीं है महिलाएं साइकिल चलाती। तो वे लोगों को बहुत ताजुब लगा कि अरे ये आके साइकिल चलाते हैं, साइकिल पे आ रही है। तो शुरुआत तो ऐसे हुआ, और मेरा काम में काफ़ी आराम हुआ। हम आधा घंटा में एक जगह पहुंचते थे, तो साइकिल से मेरा कम समय में पहुंचते थे। तो वैसे वे लोग बोला साइकिल वाली दीदी बोल के वो या मैम आपने इतने दिनों मुसहर कम्युनिटी के साथ काम किया, तो वहाँ की औरतों के लिए आपको क्या लग रहा है कि कुछ बदलाव नज़र आ रहे हैं आपको? ओ यस, काफ़ी बदलाव आया है। जैसे पहले वे लोग पुलिस से डरते थे, कोई पुलिस आएगी तो भाग जाते थे, नहीं तो पत्थर उठा के फेंकना शुरू करते थे। तो वो सब था। अभी उतना डर नहीं है पुलिस से, लेकिन डर उन लोगों का है जो लोग दारू बनाते हैं, क्योंकि रेडिंग में पुलिस आते हैं तो पैसा पूरा छीन लेंगे, सामान घर से ले जाएंगे, इस सब के चलते। नहीं तो वे लोग खुद कोई अत्याचार होता है तो वे लोग खुद थाना जा करके केस रजिस्टर करते हैं। और ज़रूरत है तो हमको कॉल करेंगे बोल के, दीदी आइए ना, थाना ऐसा नहीं कर रहा है, थाना ऐसा बोल रहा है बोल के। तो अभी उस तरह का डर और सब बहुत ख़त्म हो गया। और यदि कोई थाना बदमाशी करते हैं तो हमको बोलेंगे और हमारे साथ चलेंगे वो थाना, और पुलिस से लड़ेंगे, लड़ करके काम करेंगे। बदलाव हुआ। फिर ये लोग कभी इनके पास कोई ज़मीन तो नहीं है, कोई काम भी नहीं था। आप किसान है तो हमको 2 दिन का काम दिया, ये किसान ने हमको 5 दिन का काम दिया। उसके बाद हमारा बैठा बैठी है, खाएंगे कौन चीज़, बच्चे हैं, बाल है। तो ये कोविड के समय में उनको बहुत दिक्कत था, उनके बच्चे भूख से रोते थे। तो हमारे पास कॉल करके बोलते थे, दीदी आपके पास कुछ है तो ले आइए ना, देखिए मेरा बच्चे भूख से रो रहा है। तो मेरे पास ये रोटरी क्लब कुछ राशन ला के रखते थे, तो हम उसको लेकर के जाते थे इन लोगों के पास। तो कोविड ख़त्म हो गया तो इन लोगों को पता चला कि दीदी के पास राशन वाशन ऐसा नहीं रखती है। तो हमसे पूछा, दीदी अभी कैसे राशन का ख़त्म हो रहा है तो कैसे होगा, बच्चे फिर रोना शुरू करेगा। ऐसे देखिए, जब तक तुम लोग खेती नहीं करेंगे तुम्हारे बच्चे रोएंगे, क्योंकि उसको तुम क्या देंगे खाने के लिए। तो कैसे खेती कैसे करेंगे? वैसे तो खेती आपको ज़मीन लीज पे लेके करना पड़ेगा। तो बोला हमारे पास ना पैसा है ना ज़मीन है। तो हम लोग 10 महिला को तैयार किया, तुम लोगों को सामूहिक खेती करना है। नारी गुंजन 30,000 रुपया दे दिया, तू ज़मीन का इंतजाम करो और खेती करो। तो वे लोग शुरू किया, मेहनत किया, तो अच्छा रिजल्ट निकला। इनका अच्छा रिजल्ट निकलने और मेहनत करना देख करके कई महिलाएं अपने तरफ से कुछ खेती करना शुरू की। ये 2018-19 में
कोविड जैसे खत्म हो रहा था। आज हमारे पास 4,000 महिलाएं हैं जो खेती कर रही हैं। 4,000 में? हाँ, क्योंकि उनको समझ में आया खेती करने से घर पे अनाज होता है। अनाज घर पर है तो पका के बच्चों को खिला सकते हैं, तो क्यों बच्चे रोएंगे। तो अभी हमसे बोलते अभी मेरे बच्चे रोते नहीं हैं, इसलिए रोएंगे काहेला। तो उस तरह का एक बदलाव आया है। महिलाएं खेती करती है और खेती से उनका फिर जो बाकी बचा हुआ है, चावल बचा हुआ है, वो सब बेचेंगे, पैसा भी कमाएंगे। तो ये एक तरह से महिला किसान का एक ये अच्छा निकला। अच्छा दीदी, आगे आप किन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही हैं और क्या क्या योजनाएं हैं? देखिए, एक और चीज़, मेरा नौजवान लोग जी। और नवयुवती लोग, मैं उन लोगों को, वो लोग शुरू में सवेरे एक गिलास मार देंगे, उसके बाद बैठ करके ताश खेलेंगे, गुटखा खाएंगे, तो कोई सोएगा, कोई झगड़ा करेगा, यही सब उसका काम था। लेकिन मैं उन सबको एकत्र किया, मेरा 2 स्टाफ को हम भेज करके उन लोगों से बात करके पूछा तुम लोग क्या करना चाहते हैं। ऐसा बैठ के पीने से, गुटखा खाने से काम नहीं चलेगा। तो लोग बोला क्रिकेट खेलेंगे, और कौन सी करेंगे। तो क्रिकेट मैं खरीद करके दे दिया, क्रिकेट सेट वगैरह। उसके बाद इन लोगों को समझ में आया केवल क्रिकेट खेलने से पेट में नहीं जाएगा। तो ऐसे वो लोग भी बोला हम लोगों को कुछ स्किल ट्रेनिंग चाहिए दीदी, हम लोग कुछ करके पैसा लाएंगे, नहीं तो मेरे परिवार से भी बात सुनना पड़ता है। तो जो 12वीं तक पढ़े हैं लड़के लोग, पास हो गया, उसको हम होटल मैनेजमेंट में डाला। 1 साल का कोर्स कंप्लीट करके अभी मेरा 6-8 लड़के लोग बाहर 1 साल का कोर्स के बाद बाहर जाके अभी काम कर रहे हैं। दिल्ली में है, इधर मध्य प्रदेश में है और बिहार में है। सब 6-7 लड़के लोग 5 स्टार होटल्स में काम कर रहे हैं। तो वे लोग अर्न कर रहा है। अभी इधर 1 सप्ताह पहले मेरा 6 लड़के लोग और ज्वाइन किया 1 साल का कोर्स के लिए। तो जब तक ये लोग काम नहीं करेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएगा। वैसे लड़की लोग भी जो 12वीं पास है उनको हम कार ड्राइविंग सिखाए। तो ड्राइविंग तो सीख लिया, लाइसेंस ले लिया, लेकिन कोई वैकेंसी नहीं निकला, तो नहीं काम नहीं मिला। तो अभी बिहार में पिंक बस जो निकले हैं, तो हमको कई लोग बोला दीदी आप अपनी बच्चियों को ये पिंक बस में दीजिए। ऐसे भी नहीं, अभी नहीं। इन लोगों को लाइट व्हीकल्स के लिए लाइसेंस हम दिलाएंगे। वो लाइट व्हीकल्स का लाइसेंस लेके जाके कहूँ धक्का लगेगा उससे, इसलिए अभी आज 18 तारीख है ना जी। आज मेरा 7 लड़कियाँ गए हैं औरंगाबाद, उधर वे लोग हेवी व्हीकल्स लाइसेंस के लिए क्लास करेंगे। वो लाइसेंस लेके वापस आएगा तब हम उन लोगों को पिंक बस चलाने देंगे। तो हमेशा अभी शिक्षा मेरा पहला प्रोग्राम है। दूसरा प्रोग्राम है हर मुसहर परिवार में एक जॉब चाहिए, एक नौकरी चाहिए, नहीं तो इनका गरीबी, इनका भूखमरी, इनका बच्चा रोना धोना ये सब होते रहे। तो हमारा प्रयास यही है, एक यही है। दूसरा मेरा प्रयास है, अभी तक हमारे समाज से कोई मुखिया तुखिया नहीं है, तो पंचायत में आप लीडरशिप लीजिए, ट्रेनिंग लीजिए लीडरशिप के लिए। आइए बैठिए, हम लोग ट्रेनिंग लेंगे और ट्रेनिंग ले करके तुम वार्ड सदस्य बनो, तुम मुखिया बनो, तो डिसीजन निर्णय लेने का तुम्हारे हाथ में रहेगा। तो निर्णय लेने का भूमिका में तुमको आना है। तो 2 बार मुखिया होने के बाद तुम चुनाव लड़ो, सांसद हो, तुम जहाँ भी जाना है, लेकिन सबसे पहले तुमको कुछ पढ़ना है। शिक्षा से तुम शुरू करो। तो ये हमारा अगला कार्यक्रम के लिए मेरा दूसरा है
हमारे लोगों के पास ज़मीन नहीं है। ज़मीन नहीं होने के चलते मुझे इधर विस्थापित करते हैं, रोड से हटो, रोड चौड़ीकरण करना है। हटके हम कहाँ जाएंगे? हम इतना हटेंगे तो तुम्हारा ज़मीन पे आएंगे, उधर से तुम हमको भगा देंगे। तो अभी मेरा एक मुसहरी यही हाल में इतना पानी में डूबा हुआ है, कल भी मैं उधरी थी। तो हमको ज़मीन दो, हमको बसने के लिए घर बना के दे दो, और ज़मीन पे हम कुछ करते करते हम मैनेज करेंगे। तो ये एक संघर्ष हम लोग करेंगे। अभी हम इस सप्ताह के लास्ट में दानापुर ब्लॉक में धरना देंगे ज़मीन के लिए। हमको ज़मीन चाहिए, आवास चाहिए, शौचालय चाहिए। ये तो हमारा माने जन्मसिद्ध अधिकार है। हमको इज्जत से रहने का जगह चाहिए। तो यही सब मेरा आगे का कार्यक्रम में आता है। तो पॉलिटिकल स्पेस, हमको पॉलिटिकल स्पेस लेना है। हमको तुम आकर के वोट मांगेंगे, कभी एक पाउच दे देंगे, कभी एक टुकड़ा चिकन देंगे, कभी 100 रुपये पकड़ाएंगे, उसी पे मेरा वोट लेके तुम जाते हैं। हमको फिक्र नहीं है मेरा वोट कहाँ जाते हैं, लेकिन हम फिक्र करने शुरू करेंगे। हमको पॉलिटिकली, राजनीति में मुझे जगह चाहिए। तो जब तक हम इस तरह से जगह, निर्णायक भूमिका में आना नहीं आएगा तो हम हमेशा उसका क्या है, गुलाम बन के रहेंगे। और उसके बाद मेरा जेंडर इक्वालिटी, महिलाएं भी पुरुष के समान हैं, समानता का अधिकार, ये भी हमको चाहिए। जो एजुकेशन चाहिए, मेरा यूथ, मेरा महिलाएं, और ये अल्कोहल बैन से हमको तुम लोग इतना परेशान करके रखे। पुलिस, अल्कोहल बैन से सबसे ज़्यादा फायदा पुलिस को। वो मेरे घर पे आएगा, मेरे झोपड़ी में आएगा, जो कुछ देखेगा उठा के ले जाएगा। क्यों? तो ये सब चीज़ को हम रोकेंगे जब तक मेरे पास पावर रहेगा। तो पावर मुझे मिलना है पंचायत में, ब्लॉक में, जिला में। तो यही मेरा आगे का प्रोग्राम है। जमीन, बिहार गवर्नमेंट जो है वो ख़ास तौर पर मुसहर कम्युनिटी के लिए कोई योजना बना रही है? अभी तो कोई योजना ये लोग नहीं बना रहे। ये लोग सब पूरा फोकस है कि हमको चुनाव जीतना। और मेरा सबसे बड़ी समस्या अभी यही है, कई मुसहर लोगों का नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया। ये जो भी ऐसा ही आ रहा है। यस। तो अभी हम लोग चेक कर रहे हैं जी। किसका हटाए है तो बताओ, कैसे हटाए, क्यों हटाए, कारण बताओ जी। बहुत काम बाकी है, बहुत काम करना है। यस। अच्छा दीदी, आपकी इतनी लंबी जर्नी रही 1965 से 2025 तक, तो इसमें कोई इमोशनल या मोटिवेशनल वैसा कोई मौका आया जो आप हमारे लोगों से शेयर करना चाहती हैं? इमोशनल क्या है, हम तो इस समाज के लिए काम कर रहे हैं और ये समाज मेरे लिए बहुत ही नज़दीक है। मैं इन लोगों को छोड़ के और किसी के साथ मेरा जो भी पैसा हो, नारी गुंजन में, सब इन लोगों के लिए। इमोशनली मेरा अटैचमेंट है। मैं इस समाज के साथ है और मुझे पक्का मालूम है कि समाज मेरे साथ खड़े रहेंगे। कोई भी आंदोलन हो, संघर्ष हो, उसमें हम लोग एक साथ हैं। अच्छा, कोई मैसेज जो आप हमारे दर्शकों को देना चाहती हैं? दर्शकों को, देखिए, कुछ दर्शक ऐसे देखते हैं, कुछ दर्शक शायद कुछ करेंगे, लेकिन खास रूप से महादलित दर्शक जो है उनको कुछ अपना दिमाग दिल में रखना है। हम क्यों सबसे पीछे रहेंगे? हम आगे क्यों नहीं बढ़ते हैं? आगे बढ़ने का, मेरा समाज में, मेरा गांव में आगे बढ़ने का रास्ता खोजो। शिक्षा,
स्वास्थ्य और रोजगार, ये तीनों के रास्ता आप खोजिए, तब आप आगे बढ़ सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हम लोग सबसे पीछे क्यों रहेंगे। तो ये मेरा मैसेज है, खास रूप से नौजवान नवयुवती लोग, महिलाएं, बच्चे, सब अपने लिए एक लक्ष्य रखें जी। और वो लक्ष्य तक पहुँचना। लक्ष्यहीन जिंदगी हमको कहीं पर नहीं ले जाते। यही है। तो अच्छा दीदी, आप इतने दिनों से इस संस्था में हैं, आपने 1965 से 2025 तक इसको बड़ा किया, इस मकाम तक लेकर के आई, तो आपको कभी ऐसा फील हुआ कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा, छोड़ देना चाहिए? अभी तक ऐसा नहीं लगा, लेकिन बहुत ज़्यादा थमकी वो सब होने पर मुझे सोचने लगा। मैं एक मुसहर टोला में, एक झोपड़ी में, मेरा गांव है वो, 21 साल में रहे। 21 years। एक ही मुसहरी में, एक झोपड़ी में लोगों के साथ रहे हैं उतना लंबा समय। अंत में मुझे वो जगह छोड़ना पड़ा, क्योंकि मेरे लड़के लोग और यादव लड़के लोग, वे लोग दोस्ती है तो दोस्ती है, एक साथ दारू पिए हैं, उसके बाद झगड़ा हुआ है, झगड़ा हुआ, मारपीट हुआ, मेरा एक लड़का का 4 दांत टूट गए और वे लोग दौड़ के मेरे झोपड़ी में आया। लेकिन उस दिन मेरे लड़कियों का कैंप चल रहा था, तो मैं उधरी थी, तो हमको नहीं देखने पर, और ये लड़का का खून इतना गिर रहा था, मेरे लड़के लोग डर गया, वे लोग तुरंत चले गए सीधे थाना में जाके केस करवाए। उसके बाद क्या हुआ, पूरा यादव टोला उठ करके खोज रहे थे मुझे पकड़ने के लिए, तो उन लोगों को पता चला कि हम उधर नहीं हैं, तो लेकिन वे लोग मेरे पीछे पड़ गया और मेरा जो गांव जहाँ हम रह रहे थे, वे लोगों को पता चला दीदी को ये लोग इस बार छोड़ेंगे नहीं, केस में फंस गया, पुलिस इन लोगों को पकड़ेंगे। तो मेरे लोग बोले दीदी कैसे भी आप इधर से चले जाइए, नहीं तो वे लोग आपको छोड़ेंगे नहीं, आपको मार देंगे, आप चले जाइए। तो शाम को उनसे बोले चलिए हम लोग आपको पहुंचा देंगे, कहाँ जाएंगे। मेरे लिए जाने का कोई जगह हम तैयार करके नहीं रखे थे, ऐसे आज रात को हमको रहने दीजिए, कल सवेरे देखा जाएगा। तो रात को हम रहे, लेकिन वे लोग पहरा दिया। उसके बाद सवेरे मैं मेरा जो भी सामान था सब इकट्ठा करके हम निकले, मेरा गांव को हमको छोड़ना पड़ा और मैं किराए पर एक रूम लेकर के रहने लगा। तो मेरा इनके साथ जो मेरा ज़िंदगी है वो छोड़ने के लिए मैं तैयार नहीं हुआ, मैं जगह बदले है अपनी सुरक्षा के लिए, तो वही हुआ। लेकिन ये काम छोड़ने के लिए आज भी मैं तैयार नहीं, जब तक काम हमसे होगा, जो काम हमसे होगा हम करेंगे। वही एक बहुत बड़ी चीज़ भूल गई आपके साथ शेयर करने के लिए। मेरे यही समाज से मेरे 2 महिला बैंड हैं। अच्छा। महिला बैंड हम देखे हैं चेन्नई, तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश में, महिलाएं बैंड बजाते हैं, पैसा कमाते हैं। अच्छा। तो मैं वो देखने के बाद मैं आके मेरी महिलाओं से बोला, देखो ना हम ऐसा एक चीज़ देखे हैं, आप लोग सीखेंगे तो हम किसी को बुलाएंगे, सिखाएंगे तो क्यों नहीं करेंगे। बोले ऐसे दे ठीक है। मैं किसी को खोज करके लाए, हमारा 2 ग्रुप महिलाएं सीखे हैं, अभी उनको सरकारी प्रोग्राम में इनविटेशन मिलता है और शादी के समय में इन लोगों को फुर्सत नहीं है दूसरा कोई काम के लिए, तो बहुत अच्छी बात, उतना ही करते हैं और वो लोग पैसा कमाते हैं। ये लोग हमेशा खेत में कमाने वाली थी, आज बैंड बजा करके प्रति फंक्शन 1500 रुपया कमाते हैं एक महिला। तो 10 जन है, 11 जन है तो 15,000 रुपये जी। यस। तो मैं ये जो महिलाओं के साथ जो भेदभाव दिखाते हैं और महिलाओं के साथ जो एक मिथ है कि
ये काम पुरुष ही कर सकते हैं, महिला नहीं कर सकती। मेल डोमिनेटेड जो स्पोर्ट्स। हाँ, मैं वो मिथ को ब्रेक करना चाहती हूँ, महिलाएं कुछ भी कर सकती हैं। तो महिला बैंड ही दिखाते हैं कि मैं भी महिला बैंड बजा के पैसा कमा सकते हैं, पुरुष भी कमा सकते हैं। तो ये जो मिथ है कि महिलाएं ये नहीं कर सकते हैं, इसको तोड़ दिया। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। ठीक है। तो ये थी सुधा वर्गीज जो अपने आइडियाज़ और अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर कर रही थी। इन्होंने बहुत मुखर तरीके से उन सारे मामलात पर अपनी बात रखी। इसी तरह की और वीडियोस जिन्हें